वेलकम क्लास 6 के बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 लिखित अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहता है पाठ। भावों की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से कैसे करते हैं, निबंध के बारे में क्या जानते हैं, पत्र लेखन कैसे करते हैं। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। मित्रों के साथ निबंध एवं पत्र लेखन पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं निबंध लेखन। नि एवं बंध शब्द से मिलकर बने निबंध शब्द का अर्थ है व्याकरण से बंधी रचना। निबंध ऐसी गद्य रचना जिसमें किसी विषय पर कर्म पूर्वक पूरे स्पष्टता के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। निबंध लेखन के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें। पहला है, विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। लेखन को 3 भागों यानी आरंभ, मध्य और अंत में बांट लेना चाहिए। आरंभ में परिचय, मध्य में विषय से संबंधित मुख्य विचार एवं अंत में उपसंहार लिखा जाना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुगम एवं मौलिक होना चाहिए। निबंध में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निबंध में हर पंक्ति एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। निबंध के आरंभ, मध्य अथवा अंत में कविता का अंश, युक्ति अथवा महापुरुष के कथन का उल्लेख करने से निबंध प्रभावित बन जाता है। निबंध लेखन में वर्तनी की शुद्धता एवं विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं निबंध के कुछ प्रकार। पहला है वर्णनात्मक निबंध, यानी कि स्थान, ऋतु, दृश्य, त्योहार आदि का विवरण। दूसरा है विवरणात्मक निबंध, यानी कि यात्रा, घटना, महापुरुष, उत्सव आदि का विवरण। और तीसरा है विचारात्मक निबंध, यानी कि विचार, समस्या आदि का विवरण। यहाँ पर हमें एक निबंध दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। निबंध है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित होना। विश्व की सबसे गंभीर समस्या है प्रदूषण। भारत और कई देशों में वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भारत में भी बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करने की वजह से वृक्षों को नियमित रूप से काटा जा रहा है। सड़कों पर प्रतिदिन और रात भागते हुए वाहन और गाड़ियां जहरीली गैस छोड़ती है। यह जहरीली गैस वायु को प्रदूषित कर देती है। रोज हम इसी वातावरण में सांस लेते हैं और जीते हैं। वायु प्रदूषण से हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे जीव जंतुओं को भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां मनुष्य को हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। सड़कों में बढ़ते हुए गाड़ियों की ध्वनियों से मनुष्य को सर दर्द जैसी बीमारियां होती रहती हैं। मनुष्य की स्वार्थ भावना से प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मनुष्य बड़ी बड़ी इमारतें और कारखाने बनाने के लिए वनों और वृक्षों को निर्दयता में पूर्वक काट रहे हैं। वृक्षों की वजह से वर्षा होती है। प्रदूषण की वजह से वर्षा की मात्रा पृथ्वी पर कम होती जा रही है। पेड़ पौधे अगर जीवित रहेंगे तो प्रदूषण की समस्या से हम निपट सकते हैं। कल कारखानों से बढ़ता हुआ धुआं भी प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इस पर मनुष्य जाति को आवश्यक कदम उठाने होंगे। हम प्राकृतिक संसाधनों को बिना सोचे समझे उसका गलत उपयोग कर रहे हैं और नतीजा हम सबके सामने है। जल प्रदूषण भी एक घोर गंभीर मनुष्य द्वारा उत्पन्न हुई समस्या है। भारत की कई नदियों में फैक्ट्रियों के कचरे, प्रदूषित मलमूत्र एवं नुकसानदेह रसायन तत्वों को प्रवाहित किया जा रहा है। इसके साथ गांवों और कई जगह पर लोग खुले में शौच, कपड़े धोना और पशुओं को नहलाते हैं, जिससे नदियों और पोखर का पानी अस्वाभाविक रूप से प्रदूषित हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नदियों का स्वच्छ जल प्रदूषित होने के कारण मनुष्य बीमारियों से घिर जाएगा। जल प्रदूषण से कई तरह की पेट की बीमारियां हो सकती है। किसान
खेतों में कई रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह रासायनिक तत्व जल के नालों के माध्यम से नदियों तक पहुंचकर जल को दूषित कर देता है। जल के प्रदूषित होने से जल में रहने वाले जीव मर जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान और तकनीकी उन्नति से प्रदूषण जैसे संकट को पृथ्वी पर निमंत्रण दिया है। वायु प्रदूषण से फेफड़ों की बीमारियां होती है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लाउडस्पीकर और बसों के ऊंचे ध्वनि के कारण लोगों को सुनने में तकलीफ होती है और इससे तनाव उत्पन्न होता है। इस तरह वायु, जल और मृदा समस्त प्राणियों के लिए खतरा बन चुकी है। कई उपाय किए गए हैं इस दिशा में और सफलता भी मिली है। प्रदूषण कम करने के और भी कई प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला है राष्ट्रीय एकता। एकता शब्द का अर्थ है एक होना अथवा मिलजुल कर रहना। हमारा देश एक विशाल देश है। इसमें अनेक धर्मों, जातियों, वर्गों, मान्यताओं, दर्शन, विचारधाराओं और भाषाओं को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार एक वाटिका की शोभा उसके भांति भांति के बहुरंगी पुष्पों से होती है, एक ही प्रकार और एक ही रंग के पुष्पों से नहीं, उसी प्रकार हमारा देश अनेक विभिन्नताओं को अपने में समेटे हुए एक सुंदर सा उद्यान की भांति सुशोभित है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पंजाबी, मद्रासी, बंगाली, कश्मीरी एक साथ रहते हैं, लेकिन सभी पहले भारतवासी हैं, फिर कुछ और। ये विशेषताएं भारतीयों को तोड़ती नहीं बल्कि एक माला की तरह जोड़ती हैं। इन्हें कमजोर नहीं करती अपितु शक्तिशाली बनाती हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च हैं। यहाँ रामायण, गीता, कुरान, बाइबल का पाठ होता है, लेकिन सबके स्वरों का एक ही उद्देश्य है, मानवता की सेवा। यहाँ दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे विभिन्न त्योहार पूरे राष्ट्र के लोग मिलकर उत्साह और उमंग से मनाते हैं। यही एकता की भावना हम भारतीयों की विशेषता है, जो हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता संस्कृति में रची बसी है। राष्ट्रीय एकता कोई बाह्य अवधारणा नहीं है, यह तो व्यक्ति के हृदय की वह भावना है जो उसे मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम करना सिखाती है। राष्ट्रीय एकता स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के हित के लिए सर्वस्व त्यागने को प्रेरित करती है। इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता संग्राम या चीन पाकिस्तान के आक्रमण के समय पूरा राष्ट्र कैसे एकजुट होकर देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर हो गया था। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि हम सभी अपने राष्ट्र की हर वस्तु, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, भूमि, सागर सभी को अपना समझें, उन्हें जानें, उनसे प्यार करें, उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। हम सभी मन, वचन और कर्म आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो तथा एक दूसरे के हित और उन्नति के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय एकता के मार्ग को सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिकता की भावना का परित्याग कर हम सब प्रेम और सद्भाव के साथ रहें। यही राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र है। अब अगला हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लिखकर हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि हम अपनी बातों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकें। लेखन संक्षिप्त एवं प्रभावशाली हो, विषय वस्तु पर केंद्रित होने चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात लिखने वाले को कम से कम एक बार पत्र पुनः पढ़ लेना चाहिए। अगला है पत्र के प्रकार। दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। सबसे पहले अनौपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन। पहला है अपने बड़ों के लिए,
यानी कि संबोधन करते समय हम लिखते हैं आदरणीय, पूजनीय। अभिवादन करते समय हम लिखते हैं सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समाप्ति करते समय हम लिखते हैं आपका पुत्र, पुत्री, पोता, नातिन आदि। दूसरा, अपने बराबर या अपने से छोटे के लिए संबोधन करते समय हम लिखते हैं प्रिय, प्यारे, चिरंजीव, प्रिय मित्र। अभिवादन करते समय हम लिखते हैं आशीर्वाद, सदा खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, मधुर स्मृतियां। और समाप्ति करते समय हम लिखते हैं तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, तुम्हारा मित्र आदि। औपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन करते समय हम लिखते हैं श्रीमान, मान्यवर, महोदय, श्रीयुत। अभिवादन करते समय इन पत्रों में अभिवादन नहीं होता, ऐसे लघु पत्रों में। और समाप्ति करते समय हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, शुभ चिंतक, भवदीय, भवदिया, निवेदक या निवेदिका, प्रार्थी, आपका आदि। अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ अपने जन्मदिन पर अपने चाचा जी के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपना पता, उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हैं यानी कि पूज्य चाचा जी। उसके बाद हम अपना पत्र शुरू करते हैं। सादर प्रणाम। तो अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपके द्वारा भेजा गया उपहार एक इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट मिला। अपनी खुशी का मैं किस शब्द से वर्णन करूं, यह बोध नहीं हो रहा। वास्तव में यह उपहार मेरे लिए बहुत उपयोगी है तथा यह मेरे पठन पाठन में सहायक सिद्ध होगी। आजकल कक्षा में दिए गए प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ती है। इस टैबलेट के कारण मुझे अब साइबर कैफे में ज्यादा समय नहीं गुजारना होगा। घर में ही मुझे जानकारियां एवं चित्र प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम लिखते हैं आपका भतीजा दीपक। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र का उदाहरण। यहाँ पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से 2 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। औपचारिक पत्र में भी सबसे पहले हम लिखते हैं पता, उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं यानी कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कैम्ब्रिज स्कूल, मोती नगर, दिल्ली। उसके बाद इसमें हम लिखते हैं विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय लिखकर हम अपना पत्र शुरू करते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 6ठी B कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी चचेरी बहन जो इस शहर में रहती है उसकी शादी इसी महीने के 15 एवं 16 तारीख को होना तय हुआ है। अतः मैं अपनी माताजी और पिताजी के साथ वहां जाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे 15/4/2023 से 16/4/2023 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी छात्रा तनु। फिर कक्षा लिखेंगे 6ठी B और अंत में हम लिखेंगे दिनांक। तो इस पाठ से हमने सीखा किसी विषय पर क्रम पूर्वक स्पष्टता के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखे गए लेख को निबंध कहते हैं। निबंध में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास किया जाता है। पत्र लेखन संक्षिप्त एवं भावशाली होना चाहिए। अनौपचारिक एवं औपचारिक पत्र के अंतर को समझना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।